सो हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। सो राइट नाउ इंडिया का माइक्रो फाइनेंस स्पेस एक काफ़ी बड़ी क्राइसिस से होते हुए गुजर रहा है, जहां पर लास्ट 6 मंथ्स में अगर आप इस सेगमेंट में काम करने वाली कुछ मेजर कंपनीज की परफॉर्मेंस को देखोगे तो कंपनीज लाइक उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लास्ट 6 मंथ्स में 34% डाउन है। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लास्ट 6 मंथ्स में 36% डाउन है। वहीं पर बैंक्स लाइक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और बंधन बैंक जैसी जो कंपनीज है वो लास्ट 6 मंथ्स में 10 to 11% डाउन है। नाउ इन कंपनीज के इस तरह की परफॉर्मेंस के पीछे का रीजन है इन कंपनीज के वीक क्वार्टरली रिजल्ट्स, जहां पर पिछले कुछ क्वार्टर्स में अगर आप इनकी परफॉर्मेंस देखोगे तो इन कंपनीज के रेवेन्यू एंड फाइनेंशियल मार्जिन्स पे काफी ज्यादा इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है, जिस वजह से इन सारी कंपनीज के नेट प्रॉफिट्स डाउन है। एंड इसके साथ ही इन कंपनीज के जो एनपीएस है यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो भी इस ड्यूरेशन में हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। यानी एक तो कंपनीज ने जितने भी लोन डाइवर्ट किए हैं उनमें हमें कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही, और ऊपर से जितने भी वो लोन्स ऑलरेडी दे चुके हैं उन लोन्स में भी उन्हें ज्यादा से ज्यादा डिफॉल्ट देखने को मिल रहे हैं। अब इस पूरी ही सिचुएशन के पीछे के एक नहीं बल्कि मल्टीपल रीजंस हैं, जिनके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। जिसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि ये जो पूरी प्रॉब्लम हमें इस माइक्रो फाइनेंस स्पेस में देखने को मिल रही है, क्या ये आगे आने वाले क्वार्टर्स में सॉल्व होने वाली है या फिर फर्दर ये पेन हमें और भी ज्यादा कंटिन्यू होते हुए देखने को मिलेगा। एंड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो आप ये भी समझ जाओगे कि अगर आप इनमें से किसी भी कंपनी में इन्वेस्टेड हो या इसके अलावा किसी एनबीएफसी या बैंकिंग स्टॉक्स में भी आपको पेन देखने को मिल रहा है तो ये पेन आपको कब तक देखने को मिल सकता है और ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू कि अपना 8 सेकंड देके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। सो कमिंग टू द रीजंस, इस पूरे ही सिनेरियो के डेवलप होने का सबसे पहला रीजन है 2022 में आरबीआई का पूरी ही माइक्रो फाइनेंस स्पेस को डीरेगुलेट करना। अब देखिए, आरबीआई ने एक बहुत बड़ा गैप देखा जहां पर उन्होंने देखा कि इंडिया में जितने भी रूरल एरियाज में ये जो स्मॉल बिजनेसेस वगैरह हैं इनको प्रॉपर अमाउंट ऑफ क्रेडिट इन तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिस वजह से इकोनॉमिकली डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। तो इसीलिए जो ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है जो कि इन लोगों को लोन्स प्रोवाइड करते हैं, इनके लिए उन्होंने इस पूरे ही जो मार्केट है उसको डीरेगुलेट कर दिया। जहां पर पहले इन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर एक कैपिंग लगा करती थी कि आप इतने तक का ही इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकते हो इन लोगों से जो कि आपसे लोन लेते हैं, उस कैपिंग को हटा दिया गया। अब आरबीआई ने जब ये सारे ही रूल्स हटाए तो इसके पीछे का उन्होंने ऑब्जेक्टिव ये रखा था कि जो पूरे ही स्पेस है ये आपस में कंपटीशन करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अपने बिजनेस की तरफ लोन के लिए अट्रैक्ट करने के लिए जो ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है ये कम से कम लोन उनको ऑफर करेंगे, कम से कम इंटरेस्ट पे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उनके पास आ पाए। पर हुआ इससे उल्टा ही, जहाँ पर इन सारे ही माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस ने अपने जो इंटरेस्ट रेट्स है उनको सडनली हाई देना चालू कर दिया। एंड इसके साथ ही इन्होंने ऐसे कस्टमर्स को टारगेट किया जो कि ज़्यादा से ज़्यादा रिस्की कस्टमर्स थे, बिकॉज इन्हीं रिस्की कस्टमर्स से वो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोन का इंटरेस्ट रेट है वो चार्ज कर सकते थे, जहां पर इन कस्टमर्स पे उन्होंने 35 to 40% पर एनम तक का भी इंटरेस्ट रेट चार्ज किया। अब ये एक्सट्रीम हाई इंटरेस्ट रेट्स अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम बनने वाले थे, पर इसके साथ ही हमें एक और बड़ी प्रॉब्लम इस इंडस्ट्री में देखने को मिली। बट बिफोर वी कम टू दैट, मैं आपको बताना चाहूंगा एम स्टॉक के बारे में। एम स्टॉक एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है जो कि आपको अपने प्लेटफॉर्म पे कुछ यूनिक फीचर्स ऑफर करते हैं, जहां पर इनके प्लेटफॉर्म पे ये आपको दो अलग अलग प्लान्स ऑफर करते हैं। सबसे पहला आता है इनका ₹0 वाला प्लान, जहां पर इनके प्लेटफॉर्म पे आप ₹0 में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो और इधर आपको जीरो ब्रोकरेज लगेगा डिलीवरी, म्यूचुअल फंड्स और आईपीओ जैसे सेगमेंट्स पे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अदर सेगमेंट्स पे आपको ₹20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर पे करना पड़ेगा। सेकेंडली जो मुझे बेस्ट प्लान लगता है वो है इनका 999 वाला प्लान, जहां पर आप इनको एक बार लाइफ टाइम के लिए ₹999 पे करते हो और आपको डिलीवरी, इंट्राडे एंड एफएनओ जैसे सारे ही सेगमेंट्स पे जीरो ब्रोकरेज लगता है फॉर लाइफ। प्लस इसके साथ अगर आप इनको एडिशनल ₹999 पे करते हो तो उधर आपको इनके जो एएमसी चार्जेस भी हैं वो जीरो हो जाते हैं फॉर लाइफ। सेकेंडली जो मुझे इनके प्लेटफॉर्म का बेस्ट फीचर लगा वो था इनका मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, जहां पर इनके इंटरेस्ट रेट 6.99% से ही स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि इंडस्ट्री में लोएस्ट है। और अगर आप इसको कंपेयर करोगे बाकी ब्रोकर से तो वहां आपको 12% तक का इंटरेस्ट देना पड़ता है। बात करोगे टेक्नोलॉजी की तो यहाँ आपको फंडामेंटल डेटा से लेकर टेक्निकल चार्ट सारी ही चीज़ें इनके प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाती हैं। इनके सुपर फास्ट ऑर्डर एग्जीक्यूशन के चलते आप एक क्लिक में ही अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हो और उनकी क्विक वॉइस सर्च के चलते आप किसी भी स्टॉक को वॉइस कमांड से ही सर्च कर सकते हो। एंड एट लास्ट अगर आप बात करोगे क्रेडिबिलिटी की तो एम स्टॉक को इस पूरी ब्रोकरेज इंडस्ट्री में मोर देन 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है, जहां पर इनके पास 15 लाख से भी ज्यादा यूजर्स हैं, जिनका लास्ट एक साल में ही ये मोर देन 145 करोड़ से भी ज्यादा का ब्रोकरेज सेव करा चुके हैं। लेट मी टेल यू, एम स्टॉक मेरा ऐसे के थ्रू बैक किया गया प्लेटफॉर्म है जिनको कि इस पूरी इंडस्ट्री में मोर देन 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। दैट मींस आपको क्रेडिबिलिटी वाइज भी इस प्लेटफॉर्म पे कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो एम स्टॉक का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, तो डू चेक इट आउट। नाउ इन हायर इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर सोने पे सुहागा ये हुआ कि 2017 के बाद से ये जो सारे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है जो कि पहले केवल आधार कार्ड के बेसिस पर ही वेरीफाई करके लोन दिया करते थे, उन्होंने आधार कार्ड के अलावा 2017 में जो वोटर आईडी कार्ड्स वगैरह भी हैं उनको भी एक्सेप्ट करना चालू कर दिया। अब ऐसे में हुआ ये कि काफी सारे लोग जो कि ऑलरेडी अपने आधार कार्ड पे 2-3 लोन लिया रखे थे, उन लोगों ने अपने वोटर आईडी कार्ड्स पे भी लोन लेना शुरू कर दिया और हर एक पर्सन पे 5 से लेकर 6 लोन हो गए, वो भी इतने ज्यादा हायर इंटरेस्ट पे।
और इसी सेम ड्यूरेशन में इंडिया में हमें हैवी रेनफॉल के चलते काफ़ी ज़्यादा सीवियर क्रॉप्स वगैरह में डैमेज देखने को मिला, जिस वजह से जो भी सारे जो फार्मर्स वगैरह ने लोन लिया रखा था वो भी इसको रीपे नहीं कर पाए, और वहीं से हमें ये जो पूरा ही लोन का डिफॉल्ट का सिचुएशन है ये स्टार्ट होते हुए देखने को मिला। और आज के टाइम सिचुएशन ये है कि राइट नाउ अगर आप कंपनीज लाइक उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण जैसी कंपनीज के पीएआर रेशियो को देखोगे तो वो लगातार पिछले कुछ क्वार्टर से बढ़ रहा है। अब पीएआर रेशियो का फुल फॉर्म होता है पोर्टफोलियो एट रिस्क, जो कि ये बताता है कि जो भी सारे इंस्टीट्यूशंस है जो कि लैंड कर रहे हैं पैसे को, उनका जो पूरा ही पोर्टफोलियो है लोन्स का जो कि वो उन्होंने दिया है वो कितने रिस्क पे है। तो ये जो आपको अगर आप देखोगे तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में इनका जो पोर्टफोलियो एट रिस्क है ये जो पहले 3.7% के अराउंड था सितंबर 2023 में, ये आज के टाइम बढ़ के 5.1% हो गया है। एंड क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के केस में इनका जो पीएआर ट्रेंड है जो कि सितंबर 2023 में 1.3% केवल हुआ करता था, वो आज के टाइम बढ़ के 4.9% हो गया है। और यही पीएआर रेशियो का बढ़ना रीजन है कि आज सारी इन इंस्टीट्यूशंस के केस में और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है इनके केस में हमें एनपीएस कंटिन्यूअसली बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। नाउ कमिंग टू द सेकंड रीजन, तो एज वी ऑल नो कि 2022 के इन्फ्लेशन के बढ़ने के बाद से जो इंटरेस्ट रेट्स हाइक किए गए इंडिया और यूएस जैसी कंट्रीज में, इस पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा उस कंट्रीज की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उन पे, और मेनली जो माइक्रो फाइनेंस बैंक हो गए या जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हो गए इन पे इंपैक्ट सबसे ज्यादा पड़ा। रीजन इज कि मान के चलिए अगर कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसे अगर कस्टमर्स को अपने पास अट्रैक्ट करना है तो उसे नॉर्मल बैंक के कंपैरिजन में एफडीज और सेविंग अकाउंट पे ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ता था। और इवन जो एनबीएफसीज भी थी उनको भी जो पैसा मिलता था बोरो जो वो करते हैं उस पैसे को बोरोइंग करने की उनकी कॉस्ट भी ज्यादा हुआ करती थी। यानी ऑलरेडी इन सारे इंस्टीट्यूशन की जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग थी ज्यादा थी और इंटरेस्ट रेट हाइक होने की वजह से इनकी कॉस्ट और ज्यादा बढ़ गई। अब इस पूरे ही सिचुएशन के बाद से पूरा ही मार्केट और स्पेसिफिकली ये जो सारे सेक्टर्स हैं वो वेट कर रहे थे कि कब हमें इंटरेस्ट रेट्स कट होते हुए देखने को मिलेंगे। अब जैसा कि हमने देखा कि पिछले कुछ मंथ में ही यूएस में हमें ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट कट होना शुरू होते हुए देखने को मिल रहे थे, और इंडिया में भी यही एक्सपेक्टेशन की जा रही थी कि अगर ये इंटरेस्ट रेट्स और फर्दर कट होंगे तो इंडिया में भी हमें इंटरेस्ट रेट कट होते हुए फर्दर देखने को मिलेंगे, जिससे इन सारे इंस्टीट्यूशन की जो बोरोइंग कॉस्ट है वो वापस से नीचे आ जाएगी। पर रिसेंटली वी ऑल नो कि डोनाल्ड ट्रंप जो यूएस के इलेक्शन है वो जीत गए, और उनका एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था कि वो जो कॉर्पोरेट टैक्स है जो कि राइट नाउ यूएस में 21% के राउंड है उसको कट करके 15% के राउंड कर देंगे। अब इससे होगा ये कि अगर उन्होंने ये किया तो कॉर्पोरेट्स की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो अपने एक्सपेंशन वगैरह करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे। ऐसा होने पे लोगों के मांग पैसा आएगा और इस पैसे को वो मार्केट में और इकोनॉमी में खर्च करेंगे, और इस इकोनॉमी में पैसे को खर्च करने की वजह से डिमांड इंक्रीज होगी, जिससे फर्दर हमें फिर से इन्फ्लेशन बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। और इस पूरे ही सिनेरियो के डर से यूएस का जो फेड है वो आगे यहाँ से फर्दर और इंटरेस्ट रेट कट करे, इसकी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा कम है। एंड इसी वजह से इसका पूरा ही नेगेटिव इंपैक्ट हमें इंडियन मार्केट्स में भी देखने को मिल रहा है कि क्योंकि अगर फर्दर यूएस में रेट कट्स नहीं हुए तो इसके चांसेस भी लगभग नेग्लिजिबल है कि इंडिया में रेट कट्स हमें देखने को मिलेंगे। और इसके ऊपर से थर्ड रीजन ये है कि पिछले 2 मंथ्स में कंजिक्यूटिवली इंडिया में जो इन्फ्लेशन रेट है वो काफी ज्यादा बढ़ के हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर रिसेंट में अक्टूबर मंथ का इन्फ्लेशन हमें 6.21% का देखने को मिला। अब इन हाई इन्फ्लेशन के नंबर्स के बाद ये लगभग कंफर्म हो गया कि एटलीस्ट आने वाले कुछ मंथ में तो इंडिया में जो इंटरेस्ट रेट्स है वो हमें कट होते हुए देखने को नहीं मिलने वाले, और इसी वजह से ओवरऑल मार्केट्स में भी हमें नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। और स्पेसिफिकली जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर है इसमें भी खासकर एक नेगेटिविटी इमर्ज होते हुए देखने को मिली। अब इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है कि क्या आने वाले क्वार्टर्स में ये जो पूरी सिचुएशन है हमें और फर्दर कंटिन्यू देखने को मिलेगी या अगले कुछ क्वार्टर्स में ये पूरा ही सिचुएशन हमें इंप्रूव होते हुए देखने को मिलेगा। पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको इस तरह की इन डेप्थ मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस पसंद आती है तो आप कंसीडर कर सकते हो हमारे चैनल की मेंबरशिप कम्युनिटी को ज्वाइन करना, जहां पर मैं आपको टाइमली बेसिस पे इस तरह की मैक्रो एनालिसिस प्रेजेंट करता रहता हूं। तो हमारे चैनल पेज पर जाकर आप उस ज्वाइन बटन को क्लिक कर सकते हो, या फिर मैं आपको उसको ज्वाइन करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। सो कमिंग टू द सेकंड पार्ट, सबसे पहले यहाँ पर आप इंडस्ट्री वाइड तो ये समझ लीजिए कि इंडिया का ये जो पूरे रूरल एरियाज में स्मॉल बिजनेसेस वगैरह हैं इन तक क्रेडिट को पहुंचाना एक काफ़ी बड़ी रिक्वायरमेंट है इंडिया की जीडीपी को सस्टेन कराने के लिए, और ये इस पूरे स्पेस में अभी भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल बाकी है। और हमारी जो गवर्नमेंट भी है वो भी इस स्पेस को ग्रो करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है, जहाँ पर काफ़ी सारी क्रेडिट गारंटी स्कीम्स भी हमारी गवर्नमेंट की तरफ लॉन्च की जा रही हैं, जहाँ पर वो जो सारे इंस्टीट्यूशंस है उनको एक पार्शियल गारंटी देती हैं ऑफ देयर क्रेडिट कि जितना भी वो क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं सारे स्मॉल बिजनेसेस और रूरल एरियाज में, उस पूरे ही क्रेडिट पे वो एक पार्ट पे उनको गारंटी देंगी कि अगर वो डिफॉल्ट भी होता है तो वो पैसा गवर्नमेंट उनको देगी। एंड दिस शोज कि हमारी गवर्नमेंट को भी ये बात पता है कि इस सेक्टर पे फोकस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बट एक बात ध्यान रखिए कि जब भी इस तरह की सिचुएशन आपको मार्केट में देखने को मिलती है कि नॉट वन बल्कि पूरे ही सेक्टर की लगभग सारी ही कंपनीज में आपको एक डाउनफॉल देखने को मिलता है,
तो इधर आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि किसी भी जो सेक्टर है उसकी बिजनेस साइकिल वर्क किस तरह करती है। तो देखिए, हर सेक्टर उसके बिजनेस की एक बिजनेस साइकिल होती है जो कि कुछ इस तरीके से दिखती है, जहाँ पर कुछ टाइम पे उस पूरे ही सेक्टर उसकी कंपनीज में हमें एक्सपेंशन फेज देखने को मिलता है, जिस ड्यूरेशन में उस कंपनीज में उस सेक्टर की काफ़ी तक ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। फिर एक टाइम बाद वो सारी जो ग्रोथ है वो पीक आउट कर जाती है, वहाँ से उस पूरे ही जो सेक्टर है उसका डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर रिसेशन और डिप्रेशन के फेज के थ्रू पूरा ही सेक्टर और उसकी प्रेजेंट सारी ही कंपनीज गो थ्रू करती हैं। और फिर थ्रू फेज के बाद एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो सारी कंपनीज अपना बॉटम बना चुकी होती हैं और वहाँ से पूरा ही सेक्टर फिर से हमें रिवाइव करते हुए देखने को मिलता है। और जो भी लोग इस पूरी ही बिजनेस साइकिल को समझ के थ्रू फेज के अराउंड उन सारी कंपनीज में अपने इन्वेस्टमेंट को और उल्टा बढ़ा देते हैं कम करने की बजाय, उनको इस पूरे ही बिजनेस साइकिल के फिर से टर्न होने के बाद काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट्स मिलते हैं। अब यही चीज़ अगर आप इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर के लिए देखो तो इसका जो पीक फेज था वो हमें 2020 से पहले तक देखने को मिला था, और उसके बाद से ये जो पूरा ही सेक्टर है ये पीक के बाद से रिसेशन और डिप्रेशन के स्टेज के थ्रू गुजर रहा है पिछले 4 सालों में। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसी अच्छी कंपनीज में भी हमें पिछले 5 ईयर्स में -34% के टर्न्स देखने को मिले। पर अगर आप पास्ट में एक ऐसी ही सिमिलर सिचुएशन देखोगे तो हमें याद है कि 2008 के बाद जब लेमन ब्रदर क्राइसिस हुआ था, जहां पर सारे ही जो बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनकी कंपनीज काफ़ी बड़े लेवल पे फॉल हुई थी। उसी ड्यूरेशन में अगर आप निफ्टी बैंक को देखोगे तो इस पूरे ही 2008 के क्रैश के चलते जो निफ्टी बैंक है वो अपने टॉप से लगभग 68% डाउन हुआ था 427 डेज में। पर जिन लोगों ने सोचिए इस पूरे ही फॉल के बाद से बॉटम में अपनी इन्वेस्टमेंट इन सारी सेक्टर की अच्छी कंपनीज में की होगी, उनका जो पैसा है वो अगले वाले 2 सालों में यानी 615 डेज में ही 289% से ग्रो हुआ। अब बात करें इंडिया के बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर की इस पूरे ही डाउन साइकिल की, तो अकॉर्डिंग टू मी ये जो डाउन साइकिल है ये ऑलरेडी अपने बॉटम के काफी ज्यादा नियर आ चुकी है। अब एग्जैक्टली कब ये बॉटम फॉर्म करेगी और कब रिवर्स दिखाएगी ये तो कोई भी नहीं बता सकता, पर यही वो टाइम है जहां पर आप इस सेक्टर की अच्छी कंपनीज में काफी अच्छे वैल्यूएशन पे एक्यूमुलेट कर सकते हो। और यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको किसी भी रैंडम कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले एक चीज कंपेयर करना है कि इस सेक्टर की वो कंपनीज जो कि इस पूरे ही टफ टाइम में भी अपने जो बिजनेस के एसेट्स हैं और जो अपनी क्वालिटी है उसको दूसरी कंपनी से कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छी तरीके से सस्टेन करके रखती हैं, वही कंपनीज आगे आने वाले टाइम में जब इस साइकिल टर्न होगी तो उसमें आपको सबसे अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण के केस में ही देख लो कंपेयर करके, तो क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण के केस में इनके जो ग्रॉस एनपीएज है वो पिछले कुछ क्वार्टर्स में काफी तेजी से ग्रो हुए हैं। वहीं पर इसको कंपेयर करोगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में, तो इन्होंने अपने ग्रॉस एनपीएस में काफी अच्छा कंट्रोल दिखाया है एज कंपेयर टू अदर स्मॉल फाइनेंस बैंक, और यही चीज एक कंपनी की स्ट्रेंथ को हमें दिखाता है। सेकंड चीज आपको देखनी है कि जिस भी कंपनी को आप पिक कर रहे हो इन्वेस्टमेंट के लिए, उसमें वो अपने बिजनेस के आने वाले फ्यूचर के लिए एक सिस्टमैटिक शिफ्ट कर रही है कि नहीं अपने बेटर परफॉर्मेंस के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप इसी माइक्रो फाइनेंस स्पेस की बात करो तो जो भी कंपनी इस स्पेस में काम करती है उनके केस में पहले तो उनकी लैंडिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई होती है और उनकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। अब इसको अगर कोई कंपनी सिस्टमैटिकली वर्क कर रही है कम करने के लिए तो उसका भी काफ़ी ज़्यादा उसको आगे आने वाले टाइम में फ़ायदा मिलेगा। अब इसके केस में अगेन अगर मैं आपको जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का एग्जांपल दूं तो यहाँ पर कंपनी ने बताया है किस तरीके से सबसे पहले तो वो कॉम्प्रिहेंसिव और रेलेवेंट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचा पाएं। सेकेंडली जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसे इंस्टीट्यूशन की लैंडिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसके लिए कंपनी का बोलना है कि वो डिजिटल बैंकिंग की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं जिससे उनकी जो लैंडिंग कॉस्ट है और जो कस्टमर्स की एनालिटिक्स वगैरह पे जो कॉस्टिंग लगती है उसको वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर पाएंगे। थर्डली कंपनी ने बोला है कि वो ग्रेनुअल डिपॉजिट बेस बना रहे हैं जिससे आगे आने वाले टाइम पे कंपनी का जो कासा है वो इंप्रूव होगा, और एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन एंड कलेक्शन नेटवर्क भी बना रहे हैं जिससे कंपनीज के जो एनपीएस हैं वो कम से कम होंगे, और कंपनी अपने रेवेन्यू स्ट्रीम्स को भी डाइवर्सिफाई कर रही है जिससे कंपनी केस में इनका जो रिस्क हो जाता है पूरे एसेट्स पे वो भी काफी तक कम हो जाएगा। अब इधर मैं आपको बता दूं मैं यहाँ पर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं ये बोल रहा हूँ कि कल को जाके आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करो। ये केवल मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे ही यूज़ किया है, और फर्दर अगर आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करने का प्लान करते भी हो तो आपको अपनी खुद की एनालिसिस इसमें जरूर करनी है। नेट दी एंड अगर आपको ये पूरी ही एनालिसिस पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, एंड ऑल्सो डू चेक आउट आवर मेंबरशिप कम्युनिटी जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.